हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव, आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि एनसीईआरटी फिजिक्स 12th एनसीईआरटी फिजिक्स न्यूमेरिकल की आज दूसरी क्लास है, जिसमें एनसीईआरटी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सारा न्यूमेरिकल करवाऊंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर न्यूमेरिकल तीन तीन न्यूमेरिकल हो गए थे। इसमें हमने एक न्यूमेरिकल कराया था, उसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, 2 पार्ट था। तो देखिए, एक पार्ट हमने करा दिया था, डायमेंशन पूछ रहा था कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि K²/GME × MP बीमाहीन राशि है। भौतिक नियतांकों की सरणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, यही क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया था, इसमें इसको हल किया था कि यह एक बीमाहीन राशि है, इसकी यानी कोई डायमेंशन नहीं होती है। फिर यहाँ पर देखते हैं K की वैल्यू क्या होती है बच्चों। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। कूलाम्स लॉ में मैंने बताया था कि K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। उसके बाद फिर यहां से E की वैल्यू आप लोगों को पता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है ये, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। G की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू जो होती है 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये जब हम लोग कक्षा 11 में ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो सबको पता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻−31 kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। तो इन नियतांकों का मान रख करके हमें ये सुनिश्चित करना है कि यह नियतांक क्या बताता है, क्या डिनोट करता है, इससे हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू यानी इसके स्थान पर रखेंगे Ke²/GME × MP, ठीक है। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, K की वैल्यू 9 × 10⁹ है, ठीक है। E की वैल्यू हमारे पास है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, अपान G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 31, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा यार, 9 × 16 में कितना होता है, 256। 256 का मतलब आ जाएगा 2.56 × 10 पावर, ये 9 तो है ही है, और ये हो जाएगा 19 दूना 38, ठीक है। 19 की पावर 2 है तो 38 हो जाएगा 38, ठीक है। अपन यहां से लिखेंगे 6.67 × 9.1 इंटू हो जाएगा 1.67 इंटू, यहाँ पर देखिए इनकी घात को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 1 8 1 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे, 2 3 5 1 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घात को हम कर लेते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 छंग कितना हो जाएगा यार 54, हासिल लगा 5, 9 × 5 = 45, 45 5 50, हासिल लगा 5, 9 दूनी 18 5 23, तो आ जाएगा 23.04। अब यहाँ पर इस घात को काउंट कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 69, यहाँ पर है तो 10⁻9 प्लस ये 69 ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻38, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ बच रहा है 6.67 × 9.1 इंटू 1.67, यहाँ लिख देते हैं बच्चों। तो हमारे पास है 23.04 गुणित 10⁻। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 9 18, इसका मतलब हो जाएगा 10⁻78। 78 में कितना घटा देंगे, 38 बटा, अब इनका हम क्या कर लें, मल्टीपल कर लें। इनका मल्टीपल कर लेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, मल्टीपल करने के लिए देखिए यहाँ पर 667 में 9 1 का कर लीजिए पहले, फिर ये आ जाएगा 7 6 6
9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 छंग 54, 54 4 58 2 60, 54 6 60 हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिख देंगे, फिर 9 छंग 54 फिर 60, तो आ जाएगा 79606। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो अंक पे इसका पॉइंट, एक अंक पे इसका पॉइंट, तो हो जाएगा 3 अंक पे पॉइंट हो जाएगा। अभी या तो पॉइंट इसमें मान लीजिए कि 3 अंक पे पॉइंट होगा। अब फिर 167 का मल्टीपल कर लीजिए, 167 का मल्टीपल करेंगे तो 7 सता कितना आ जाएगा 49, हासिल लगा 4, 7 9 63, 63 4 कितना हो जाएगा बच्चों 67 हो जाएगा, 6 बचेगा। उसके बाद 7 छंग 42, 42 छः कितना आ जाएगा 50, हासिल लगा 5, 7 0 0 यहाँ आ जाएगा 5, 7 छंग 42। अब करेंगे इसका मल्टीपल, 6 सते 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 9 54 4 कितना हो जाएगा 58, तो यहाँ पर 6 छंग 36, 36 5 41 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा बच्चों, 6 0 0 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 छंग 36। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे ये आ जाएगा 79606, तो 9 9 8 7 15, ये आ जाएगा 5 1 6 9 6 15 1 16, 4 2 6 6 12 1 13, 6 4 10 1 11, 6 3 9 1 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने अंक पे पॉइंट, 2 अंक पे इसका था और 3 अंक पे, कुल मिलाकर के 5 अंक पे पॉइंट हो जाएगा। तो 2 2 4 1 5 आ जाएगा 101.36599। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 23.04 गुणित 10 घाते, ये आ जाएगा कितना 40। ठीक है, अब यहाँ पर बचा हमारे पास 101.365999। ठीक है, अब इसको अगर हल करेंगे तो आएगा, इसको हल करेंगे तो आएगा बच्चों 2 पॉइंट आ जाएगा 27 इंटू 10 पावर 39। तो अब देखिए बात यह है कि इसमें पूछ रहा है कि यह अनुपात प्रदर्शित क्या करता है, यह अनुपात क्या है, यह इस रेशियो से हम समझते क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए अगर बात करें गुरुत्वीय बल, यानी गुरुत्वीय बल की बात करें और वैद्युत बल, ठीक है, तो यह जो रेशियो जो यह वैल्यू निकल के आती है, तो वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात होता है, इसका मान होता है। तो इसका मतलब है, इसका अर्थ निकल करके आता है, यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जो इसका मतलब निकल करके आता है कि यह कह रहा है कि भौतिक नियतांकों का प्रयोग करके बताइए कि यह है क्या, इससे हम क्या समझते हैं। तो हमने बताया कि यहाँ पर यह जो वैल्यू निकल करके आती है, यह जो वैल्यू है वो किसकी है, किसके रेशियो की, वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इन दोनों की वैल्यू निकालें तो आता है 2.27 इंटू 10 पावर 39। तो यह यही अनुपात प्रदर्शित करता है कि यह वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का ये अनुपात है। तो कह रहा है कि यह अनुपात बताता क्या है, इसका मतलब यह है कि जो गुरुत्वीय बल की तुलना में जो वैद्युत बल है ये इससे क्या होता है, अधिक होगा, यानी गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल अत्यंत प्रबल होता है, अधिक होता है। यहां से देखिए गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल, देखिए अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये वाली वैल्यू घटेगी। तो इसका मतलब ये साफ समझ में आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल, इसकी अपेक्षा क्या है, अधिक प्रबल हो जाता है यहाँ से। तो बच्चों यहाँ से ये प्रदर्शित कर रहा है कि यह अनुपात किसका अनुपात है, वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात है। और यह अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल क्या है, अधिक प्रबल होता है, अधिक होता है। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, चौथे का पार्ट एक, कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पर क्वांटाइजेशन हमने पढ़ाया है, बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की है, बहुत विस्तार किया गया है। विस्तार से हमने बताया कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटमीकृत या क्वांटमीकरण क्या है। ठीक है,
तो हमने बताया था कि वहां पर किसी भी वस्तु को अगर चार्ज देना है तो आप पॉइंट में उसको चार्ज नहीं दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी वस्तु को 1.5 आवेश दे दिया जाए, नहीं, जब जब हम आवेश, जब किसी वस्तु को चार्ज देते हैं यानी चार्ज देते हैं, चार्ज करते हैं, आवेश देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि चार्ज एक पूर्ण संख्या में दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहां से बात करें कि वह पूर्ण संख्या में चार्ज क्यों दिया जाता है, तो पिछली क्लासेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की उसमें देख लीजिए, उसमें हमने बताया है, प्ले लिस्ट में आप जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन के बारे में अच्छे तरीके से पूरा फुल डिटेल दिया गया है। यहाँ पर देखें, किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि हम किसी वस्तु को जितना चाहें आवेश नहीं दे सकते, अपितु उस वस्तु को आवेश ई के पूर्ण गुणज के रूप में दिया जा सकता है। ई के पूर्ण गुणज का मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर कितना होता है, -19 कूलम, तो इसके गुणज के रूप में दिया जा सकता है। अगर किसी पार्टिकल को आपको चार्ज देना है तो 5 कूलम, 6 कूलम, ऐसा नहीं है कि 5.4 कूलम या 1.2 कूलम, 1.3 कूलम, यानी आवेश को आप क्या कर सकते हैं, एक यानी जितना छोटा चाहें, यानी पॉइंटों में उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई भी अगर चार्ज दिया जाता है तो इसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का बी पार्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथे का बी पार्ट। चौथे का बी पार्ट करा, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश की क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर दो पार्टिकल, इसको समझ लेते हैं, तो अगर हम इनको रफ करें तो इन पे चार्ज आता है। ठीक है, फ्रिक्शन द्वारा चार्ज आ जाता है, घर्षण के द्वारा। यानी यहाँ पर अगर हम बड़े पैमाने पर चार्ज की बात करें, जैसे कोई बहुत बड़ा खोल है, उसको चार्ज दें, आवेशित करें, ठीक है, तो जब बड़े पैमाने की बात करते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा पैमाना होता है तो उसको अगर हम चार्ज करते हैं तो उसमें क्वांटमीकरण का कोई प्रभाव यानी क्वांटाइजेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी उसका कोई महत्व नहीं होता है, उसको हम चार्ज दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी हम क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। आई बात समझ में। देखिए हमने लिख भी दिया, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय क्वांटमीकरण का कोई महत्व नहीं होता है। यानी क्वांटमीकरण क्या होता है अभी हमने बताया, तो क्वांटमीकरण का यानी बड़े पैमाने पर अगर किसी वस्तु को हम यानी बड़ी वस्तु को यानी हम बहुत ज्यादा उसको चार्ज दे रहे हैं तो उसमें क्वांटमीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई महत्व नहीं होता है, और उसकी उपेक्षा की जा सकती है, यानी इसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि बड़े पैमाने पर व्यवहार में आने वाले जो मूल आवेश की तुलना में बहुत बड़ा होता है, यानी मूल आवेश की तुलना में वो जो दिया गया चार्ज होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके यानी क्वांटमीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो देखिए, अगर किन्हीं दो पार्टिकल को हम फ्रिक्शन कराते हैं, घर्षण कराते हैं, अगर रगड़ते हैं तो उन पे विपरीत चार्ज आ जाता है और उनकी मात्रा जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो अगर हम किसी वस्तु को रब करते हैं, घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो जितना चार्ज एक में होता है उतना ही चार्ज दूसरे में होता है, लेकिन उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, विपरीत होता है। यानी एक पर प्लस चार्ज आएगा तो एक पर माइनस चार्ज आता है। तो यानी कहने का मतलब कि घर्षण द्वारा आवेशन की जो घटनाएं होती हैं आवेश संरक्षण नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती हैं। यानी अगर हम फ्रिक्शन कराएं तो अगर एक पे प्लस चार्ज आ रहा है तो दूसरे पे माइनस चार्ज आ रहा है, लेकिन जो उनका नेट चार्ज होता है यानी घर्षण के बाद भी नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है। और घर्षण के पहले जो वस्तुओं का नेट चार्ज होता है वो क्या भी होता है, शून्य होता है, क्योंकि वो वस्तुएं क्या होती हैं, उदासीन होती हैं। अगर उदासीन पार्टिकल को हम फ्रिक्शन कराते हैं, घर्षण कराते हैं, तो उन पे चार्ज तो आता है, लेकिन जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, नेट चार्ज उनका 0 होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो घर्षण है, घर्षण की जो घटना है वो आवेश संरक्षण नियम से क्या करती है, आवेश संरक्षण नियम से
पूर्णतः सामंजस्य रखती है। आवेश संरक्षण नियम क्या है बच्चों, हमने बताया था कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु किसी भी वस्तु में आवेश जो होता है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। बात करें कि अगर ये कोई वस्तु है, ठीक है, तो फ्रिक्शन के पहले ये क्या है, उदासीन है, ठीक है, ये उदासीन है। अगर हम इन दोनों, यानी ये दोनों उदासीन है, अगर इन दोनों को हम रब करें, फ्रिक्शन कराएं, अगर कोई दो पार्टिकल हो, तो पार्टिकल अगर ये चार्ज हो जाते हैं, एक में प्लस चार्ज दूसरे में माइनस चार्ज आ जाएगा। लेकिन नेट चार्ज की बात करें, ठीक है, तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो पहले भी चार्ज शून्य था और अब भी चार्ज क्या है, जीरो है। तो इसलिए आवेश संरक्षण नियम से ये क्या रखते हैं, सामंजस्य रखते हैं। कौन सा, यानी फ्रिक्शन द्वारा, यानी देखिए घर्षण द्वारा आवेशन की जो घटना होती है, आवेश संरक्षण नियम के साथ पूर्णतः सामंजस्य रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन है, 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC तथा QD 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। कह रहा है कि इसके यहां से ले लेते हैं QA, QB, QC और QD, ठीक है। तो कह रहा है कि QA पर कितना, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, QB पर -5 माइक्रोकूलम है और QC पर 2 माइक्रोकूलम है और QD पर -5 माइक्रोकूलम है। तो ये जो स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर। अब इसके विकर्ण की बात करें, यहाँ पर इसके सेंटर पर पॉइंट O ले लेते हैं और यहाँ पर कह रहा 1 माइक्रोकूलम चार्ज स्थित है। देखिए कह रहा है यहाँ पर वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। बात समझिएगा, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक जो होता है शॉर्ट मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है। तो देखिए दोनों करने का मैं तरीका बता देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। बहरहाल दोनों एकदम सरल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो देखिए अब यहां से अगर देखिए, अगर ये दोनों चार्ज, ठीक है, तो अगर इन पर लगने वाले फोर्स की बात करें तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, देखिए अगर हमारे पास 2 चार्ज हैं Q1, Q2, दोनों चार्ज क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को बाहर की ओर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए इनका जो डायरेक्शन होगा ये इनका डायरेक्शन, ठीक है, और इसके बीच का जो डायरेक्शन होगा ये इधर होगा, एक दूसरे को धक्का देंगे। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये भी रिपेल करेंगे। तो इसके बीच का डायरेक्शन इधर होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, और इन पर इसके बीच जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर होगा। बात समझ लीजिए। फिर से बात करें, इस चार्जेस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे QA और O की बात कर लें, ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इनका डायरेक्शन ये होगा, इनके बाहर की ओर होगा। अब देखिए यहां से इसकी बात करें, QC और O की बात करें, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, इसके बाहर होगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं। अब बात करें इसका, तो इनके बीच जो बल लग रहा है इसका डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन कर लेते हैं। इसके बीच का डायरेक्शन ये। अब बच्चों यहां से अगर आपको डायरेक्शन पता हो गया तो आपका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, यहीं से हम बना लेते हैं। देखिए तो अब ये चार्ज और ये चार्ज, देखिए दोनों सेम ही तो है ना। इसकी बात करें तो ये भी सेम है, इसकी बात करें तो ये भी सेम है। तो इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। तो पहले OA की बात कर लें, FOA, तो FOA की वैल्यू जो होगी, ठीक है,
वो किसके बराबर होगी, एफ ओ सी के बराबर होगी, एफ ओ सी के बराबर होगी। लेकिन इनका जो डायरेक्शन होगा बच्चों, इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या है, देखिए अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, इनका डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए इसकी वैल्यू तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन इनका चेंज है। तो अगर डायरेक्शन चेंज है तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं इक्वेशन, इसको यहाँ पर इधर कर लीजिए। तो एफ ओ ए इक्वल टू क्या, सॉरी प्लस एफ ओ सी इक्वल टू क्या होगा, 0। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसकी बात करें, ओ और डी की बात करें, एफ ओ डी, सॉरी एफ ओ डी की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड और बी ओ की बात करें या ओ बी की बात करें, एफ ओ बी की बात करें तो इसका भी मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, लेकिन इनका डायरेक्शन अलग है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या डिनोट कर रहा है, इनका डायरेक्शन चेंज है, तो इसको भी कर सकते हैं एफ ओ डी माइनस वाला उधर है तो इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, एफ ओ बी इक्वल टू क्या होगा, 0। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, तो इसके जो सेंटर पर जो टोटल फोर्स होगा, ठीक है, यानी 1 माइक्रोकूलम आवेश पर जो लगने वाला फोर्स होगा, जो सेंटर पर टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है, देखिए अगर हम बात करें, देखिए इसकी बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन इनका डायरेक्शन चेंज है। तो हमने क्या लिखा है, एफ ओ इक्वल टू एफ ओ सी, सॉरी एफ ओ सी, तो इनको कर लेंगे तो एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। अब उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ओ डी इक्वल टू एफ ओ बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज है, तो माइनस का हो जाएगा। इसको इधर कर लेंगे तो एफ ओ डी प्लस एफ ओ बी इक्वल टू क्या होगा, 0। अब समीकरण दोनों को जोड़ देंगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट जोड़ देंगे, तो एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। समझ में आया। अब दूसरा तरीका क्या होगा बच्चों करने का, दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं जरा। ये तो लॉन्ग शॉर्ट टाइप है, अब लॉन्ग टाइप देखेंगे क्या होगा। अगर बात करें एफ ओ ए की बात करें, एफ ओ ए अगर आपको निकालना होगा तो फार्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, यही तो होगा, के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा, एक यह जो है यहां से देखिए, तो ट्रायंगल मान के चलना होगा, फिर इस भुजा की लंबाई क्या करनी होगी, हमको निकालनी होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर इस भुजा की लंबाई निकालनी है तो देखिए जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी इसकी उतनी इसकी उतनी इसकी, तो इसका मतलब है आर स्क्वायर है, तो वही रहने दीजिए, बाद में फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। Q1 देखिए QO की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइक्रोकूलम, और Q2 का मतलब QA की बात कर रहे हैं 2 माइक्रोकूलम अपान आर स्क्वायर, यही तो है, तो हो जाएगा एफ ओ ए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ ओ बी की वैल्यू निकाल लें, तो एफ ओ बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एफ ओ बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ओ बी यहाँ से तो वही होगा क्या, के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू वही 9 × 10⁻9 हो जाएगा। Q1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, Q2 की यानी Q2 की वैल्यू -5 माइक्रोकूलम अपान आर स्क्वायर, यही तो होगा, तो एफ ओ बी हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से सभी को क्या करना है, सभी को फाइंड कर लेना, सभी को निकाल लेना है। अगर सभी को निकाल लेंगे, निकालने के बाद सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं, चाहे इस तरीके से बनाइए चाहे उस तरीके से बनाइए। तो वो 60 तरीका था, ये थोड़ा से लॉन्ग पड़ जाता है, ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि किसी भी प्रश्न को बनाने के तरीके तो कई होते हैं, कई तरीके से हम बना सकते हैं। बहरहाल हमारे कैलकुलेशन और हमारे रूल्स
किस तरीके के होंगे, किस तरीके से आप उसको फॉलो करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं, ये मायने रखता है। देखिए बच्चों, फिजिक्स में टोटल जो होता है गणना, और गणनाएं जो होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूले आपको याद होना चाहिए, और जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपको तैयार है, कैलकुलेशन अगर अच्छे ढंग से आ रही है तो आप कर ले जाएंगे। देखिए, मैं जल्द ही एसएससी वाली क्लास में कैलकुलेशन की एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। जल्द ही कैलकुलेशन करवाएंगे, उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत तेजी से आप 5 सेकंड 6 सेकंड में बड़ा से बड़ा गुणा, बड़ा से बड़ा भाग कर सकते हैं, इतना ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन भी जाता है, ठीक। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। तो देखिए, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दिया है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किस तरीके की इसकी प्रॉपर्टी है, तो इनकी प्रॉपर्टी हमने बताया। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये क्या होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, किस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में सारा का सारा डिटेल हमने पिछली वीडियो में दे दिया है, जाकर के प्लेलिस्ट में जो न देखे हो देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक यानी एक सतत वक्र होती हैं, अर्थात क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि एकाएक नहीं टूट सकती, एक सतत वक्र ही बनाती हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्रैश क्यों नहीं करती हैं, काटती क्यों नहीं है, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाती है, निगेटिव चार्ज पर द एंड होती हैं, ठीक है, हमने बताया था। और ये क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करती है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को वो बताती हैं। अब देखिए, इसकी बात करें कि कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र बनाती है, तो अभी हम बताएंगे कि क्यों सतत वक्र बनाती हैं और एकाएक नहीं टूट सकती। देखिए, एकाएक टूटने का मतलब है कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एकाएक टूट जाएंगी तो जिस पॉइंट पे टूटेंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई दिशा ही नहीं होगी। लेकिन हमने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करती हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए क्लियर हो गया कि क्यों एकाएक नहीं टूटती। अगर जहां पर जिस पॉइंट पे ये एकाएक टूट जाती हैं, जिस पॉइंट पे ये एकाएक टूट जाएंगी वहां पर इनका कोई डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वैद्युत क्षेत्र को डिनोट करती हैं, ठीक है। तो अभी से यहाँ पर समझ लीजिए कि ये क्यों नहीं काटती हैं, कि एकाएक क्यों नहीं टूट सकती हैं, क्योंकि जहाँ पर ये टूटेंगी वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा, तो ऐसा करना संभव नहीं होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है, इसको भी हमने थ्योरी में दे दिया है कि क्यों नहीं काटती। अगर यहाँ पर एक दूसरे को ये काट देंगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है, चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग करने की बात जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। तो एक ही डायरेक्शन तो होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज से निकलेंगी तो माइनस चार्ज की ओर एक ही डायरेक्शन पे द एंड होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर एक दूसरे को वो काट देती हैं तो इनका डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है, तो ऐसा करना संभव नहीं है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगले दिन फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कुछ रह गए हैं, फिर उसके बाद फिर कैपेसिटर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगले चैप्टर के लिए तैयार रहें, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ें, एक एक थ्योरी, एक एक कॉन्सेप्ट और सब सारे के सारे डेरिवेशन एकदम एक एक पॉइंट उसका क्लियर कर लीजिए, लगातार पढ़ाई करिए, ठीक है। तो एक अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट